दोस्तों नमस्कार। बिहार में कुछ भी फिक्स ना है, लेकिन एक चीज़ है जो कि बिल्कुल फिक्स है, वो है नीतीश कुमार जी का सीएम बनना। तो इस एपिसोड में हम जानेंगे बिहार में एनडीए की प्रचंड बहुमत के मुख्य क्या 7 कारण रहे, बिहार में नीतीश जी कितने मैजिकल लीडरशिप से आगे बढ़ रहे हैं या उनकी लीडरशिप की क्या दमदारी है, बिहार में मोदी नीतीश फैक्टर कितना स्ट्रांग रहा है और क्या कारण रहा है कि एनडीए 202 सीट जो कि एक 2010 के बाद पहली बार इतनी प्रचंड बहुमत एनडीए को मिली है, उसके क्या मायने हैं, उसका नेशनल पॉलिटिक्स पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है। इन सब चीज़ों के बारे में हम इस एपिसोड में प्रैक्टिकली समझेंगे चीज़ों को कि ऐसा क्यों हुआ कि इतनी बहुत दमखम के साथ पूरा महागठबंधन जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और इसके साथ साथ साहनी जी की पार्टी लड़ रही थी, लेकिन फिर भी उनका सुपड़ा साफ होता दिख रहा है या हो चुका है। कल यानी कि 20 नवंबर 2025 को नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बीजेपी, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी के सहयोग से नई सरकार बनने जा रही है। तो साथियों, इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यह डिकोड करते हुए बिहार इलेक्शन को कि इम्पॉर्टेंट 7 क्या फैक्टर्स रहे। सबसे पहले हम जानेंगे वह है कि तात्कालिक कारण क्या रहे जिससे कि एनडीए को भर भर के वोट पड़े, और इसके जो मुख्य कारण हैं वो सबसे महत्वपूर्ण एक कारण है आजीविका दीदी के माध्यम से बिहार में जो 1.34 करोड़ महिलाएं हैं, वह आजीविका दीदी जो एक योजना है सरकार की उससे जुड़ी हुई हैं, और टोटल जो मतदाता हैं बिहार में उनमें महिलाओं की जो संख्या है 3.51 करोड़, और उनमें से 1.34 करोड़ महिलाएं आजीविका दीदी से जुड़ी हुई हैं। यानी कि टोटल महिलाएं जितनी मतदाता हैं उसकी 50% से ज़्यादा महिलाएं आजीविका दीदी मिशन से जुड़ी हुई हैं। तो उन सब के खाते में सितंबर मास में ही 10,000 रुपये पैसे आ गए। उसका बहुत ही एक पॉजिटिव इम्पैक्ट फीमेल्स वोटर के बीच गया, एक जो सबसे पहला कारण रहा ये। दूसरा कारण रहा कि 125 यूनिट बिजली फ्री नीतीश सरकार ने जुलाई मास से ही देना स्टार्ट कर दिया। तो इससे जो भी ग्रामीण क्षेत्र के मोस्टली जो उपभोक्ता हैं, जो मतदाता हैं, उन सब के घरों में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा, और उस कारण से वो पूरा वोट हम देखते हैं कि एनडीए की ओर शिफ्ट जाता हुआ दिखा। जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण एक कारण रहा कि वहाँ जो पेंशन स्कीम है, जो ओल्ड एज पेंशन स्कीम है, दिव्यांगजनों को जो पेंशन दी जाती है, जो वहाँ विधवाओं को पेंशन दी जाती है, उसमें जिसकी की कीमत 400 रुपये पहले पर मंथ मिलती थी, उसको बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया गया। तो ये 3 तात्कालिक जो कि विदिन 3 मंथ्स निर्णय हुए और लोगों को उसका डायरेक्टली लाभ मिला। यह जो है 3 जो है पूरा सकारात्मक माहौल बनाए लास्ट के दिनों में। इसके साथ साथ 4 और मेजर फैक्टर रहे। इसको समझने के लिए हमको थोड़ा पास्ट में जाना पड़ेगा, उसको स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा कि 2005 से 2025 चल रहा है। नीतीश जी लगातार बिहार के चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। इसके क्या कारण थे साथियों? इसको समझने के लिए हमको जानना पड़ेगा थोड़ा सा पहले का इतिहास। 1991 से पहले हम जानते हैं कि 90-91 में
मंडल कमीशन आया तब से ओबीसी की पॉलिटिक्स इरोज हुई, वह उसका उभार हुआ। और जो बिहार में दो सबसे बड़े लीडर निकल करके आए, एक लालू प्रसाद यादव जी और एक नीतीश कुमार जी, ये लोग जो टोटल रिवॉल्यूशन या कंप्लीट रिवॉल्यूशन, संपूर्ण क्रांति की जो जनक जयप्रकाश नारायण जी थे, उनके ही चेले कह लीजिए ये लोग हैं। उनको ही ये लोग अपना गुरु मानते हैं। वहाँ से निकल करके ये लोग आए। उस समय ये लोग छात्र राजनीति में थे, पटना विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे। और वहीं से जब इनका उभार हुआ, फिर जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो उसमें इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा, जिसमें कि 27% रिजर्वेशन ओबीसी कम्युनिटी को मिला। और वहाँ से बिहार में ओबीसी कम्युनिटी का बहुत दबदबा, यानी कि कह सकते हैं पॉलिटिकली जो है पोलराइजेशन, ओबीसी के साथ साथ जो अदर कम्युनिटीज़ भी रहीं, केवल अगर जो हम अपर कास्ट को छोड़ दें तो उनका पोलराइजेशन स्टार्ट हुआ। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि 1991 में लालू प्रसाद यादव जी चीफ मिनिस्टर बने। उसके बाद 1997 तक लगातार लालू प्रसाद जी चीफ मिनिस्टर रहे। और जो उनका पहला कार्यकाल रहा 1991 से 95 वाला, वह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यकाल था। लोग ऐसा मानते हैं कि लालू जी ने बिहार में जो ऊंच नीच का भेदभाव था उसको बहुत ही मिनिमाइज कर दिया। वहाँ पर जो दलित थे, जो ट्राइबल लोग थे, जो ओबीसी कम्युनिटीज़ थीं, इन सब को अपर कास्ट के लोगों के साथ ला करके मिलाने की पूरी कोशिश लालू जी ने की। तो जो वहाँ पर सोशल जस्टिस की लड़ाई लालू जी ने लड़ी, और उसमें नीतीश जी का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, ये लोग साथी ही थे। और ऐसा तो कहा जाता है कि ओबीसी SC ST कम्युनिटी के लिए लालू जी ने बहुत काम किया फर्स्ट कार्यकाल में। लेकिन केवल इस बात का ध्यान रखना है, 1991 से पहले वहाँ कांग्रेस की सरकारें रही, जिसमें मोस्टली जो दबदबा रहा वहाँ अपर कास्ट का दबदबा रहा। बहुत बार वहाँ पर अन्य कास्ट के लोग भी उभरे, लेकिन वो उतना आगे नहीं जा पाए, या तो किसी भी कारणवश कह लिया जाए उनको कि सरकार आगे नहीं आने दी। लेकिन जब 91 से स्टार्ट हुआ, पहला कार्यकाल लालू जी का बढ़िया रहा। जब सेकेंड कार्यकाल आया तो 1997 में लालू जी को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से इस्तीफा देना पड़ा, और उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री बनाया। मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन सबसे दिक्कत क्या स्टार्ट हुई, तब से वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हुआ। पहले कार्यकाल में लालू जी के जो भी रहा, वह जो बैकवर्ड कम्युनिटी हैं उनका उभार हुआ। दूसरे कार्यकाल में स्टार्ट ये हुआ कि जो वहाँ का MY समीकरण है बिहार का, उनके हाथ में कंट्रोल बहुत आने लगा। और जैसे ही लालू जी जेल गए या लालू जी पर एक्ट लगा, करप्शन के चार्जेज लगे, और राबड़ी देवी जी चीफ मिनिस्टर बनी, फिर लालू जी के एक साले साहब हैं, साधु जी शायद कहते हैं कुछ ऐसे, तो उन लोगों का और कुछ लोगों का दबदबा स्टार्ट होता है। वो लोग पूरा ही जितने भी ओबीसी के भी लोग थे अदर देन MY, और जो दलित कम्युनिटी के लोग थे, SC ST कम्युनिटी के लोग थे, उन सब के भी खिलाफ होते गए। यानी कि सेकेंड पूरे कार्यकाल में, जिसमें 2 साल लालू जी और 3 साल राबड़ी देवी जी रहीं, बीच बीच में कई बार वहाँ पर राष्ट्रपति शासन भी लागू हुआ, प्रेसिडेंट रूल भी रहा। लेकिन उसके कारण से जो ओबीसी की और कम्युनिटीज़ थीं अदर देन MY, जो SC ST कम्युनिटी थी, वह इनसे थोड़ा थोड़ा क्षुब्ध होने लगी, दूर जाने लगी। अब आया 2000 का साल, और 2000 में फिर से राबड़ी देवी जी की सरकार बन गई। लेकिन यहाँ से असली खेला शुरू हुआ, और वो खेला ये था कि जितना भी लालू जी ने पहले कहते हैं कि दबे कुचलों को आवाज़ दिया था, उन्हीं दबे कुचलों को कुचलने का काम इनके थर्ड कार्यकाल में शुरू हुआ। वो बिल्कुल रंगदारी कह सकते हैं, ऐसा
लोग कहते हैं वहाँ के, और वो सभी लोग कहते हैं जो कि अदर देन not only upper caste but also the other than MY in OBC and SC/ST community. Many people said this. मैंने बिहार इलेक्शन को, लोकसभा के इलेक्शन में काफ़ी टाइम तक कवर किया था। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली थी, जानने को मिली थी वहाँ के सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि को। तो ये समझ में आता है कि बिहार को इतना आंक पाना आसान नहीं है। अब थर्ड कार्यकाल में साथियों ये होता है कि उसी को स्पेशली कहा जाता है जंगल राज, और उसी में अदर देन MY सभी लोगों पर बहुत इसका बुरा इम्पैक्ट पड़ा। जो लोग पहले से स्ट्रांग थे, जिसको हम सो कॉल्ड अपर कास्ट कह लें, उन पर आप कितना भी अत्याचार करें लेकिन उतना नहीं कर पाए। लेकिन जो OBC की एक्सट्रीमली बैकवर्ड जातियाँ थीं, जो दलित जातियाँ थीं, जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग थे, उन पर अत्याचार शुरू हुआ। और जो व्यवसायी लोग थे, जो लोग व्यवसाय करते थे वहाँ पर, उन लोगों के लिए वहाँ व्यवसाय करना बड़ा मुश्किल हो गया। तो जो वहाँ पर थोड़ी बहुत फैक्ट्रीज थीं वह भी 2000 से 2005 के बीच बंद हो गईं। वहाँ पर इतनी रंगदारी शुरू हो गई कि वहाँ पर महिलाओं को, बेटियों को घर से बाहर निकलना मुश्किल होने लगा। व्यवसाय तो बिल्कुल ठप पड़ गए, बिजली का अभाव हो गया, सड़कों का वही हाल था। मतलब डेवलपमेंट के कार्य लालू जी के कार्यकाल में बहुत कुछ नहीं हुए थे, ऐसा माना जाता है। तो लेकिन उन्होंने जो एक आवाज़ दी थी जिन लोगों को, वह भी 2000 से 2005 के बीच धूमिल होती हुई नज़र आई। अब उसमें उन्होंने किसी को भी कुछ नहीं बख्शा और फैक्ट्रियां बंद होने लगी, बंद सी हो गई। SC/ST कम्युनिटी के लोग, EBC कम्युनिटी के लोग वहाँ पर बहुत प्रताड़ित होने लगे। और यहाँ से शुरू होता है 2003 में JDU का उभार। 2003 में JDU का निर्माण होता है। वहीं नीतीश जी लालू जी से नाराज़ होते हैं, RJD से, और 2003 में नीतीश जी और शरद यादव जी मिलकर के एक नई पार्टी बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड। और 2005 में ही सोचिए, जो पार्टी 2003 में बनती है और 2005 में ही वो सत्ता में आ जाती है, केवल 2 सालों के भीतर ही। तो 2005 में नीतीश जी पहली बार सत्ता में आते हैं और वह स्टार्ट करते हैं काम करना अपना, और उसको हम बोलते हैं कि अब नीतीश जी लालू जी से अलग होकर अपना एक नया रास्ता स्टार्ट किए। तो साथियों, जो एक चौथा महत्वपूर्ण कारण ये है कि वो जो 2000 से 2005 का जंगल राज का जो दौर था, उसका लोगों के बीच डर, उससे तेजस्वी यादव आज भी अपने आप को मुक्त नहीं करवा पा रहे हैं कि हम आएंगे तो वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। वो बार बार प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी लोगों के मन में वो डर बना हुआ है। तो चौथा कारण एक ये रहा। पांचवा एक सबसे महत्वपूर्ण कारण जो दिखता है मुझे, वो है नीतीश जी जब आए तो वहाँ पर जॉब क्रिएशन, डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस, इसको हम देखते हैं कि बखूबी उन्होंने इस पर काम किया। उन्होंने वहाँ पर सबसे पहले गुड गवर्नेंस में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के आए कि यहाँ पर कोई भी रंगदारी छिनैती नहीं होगी, और उस पर उन्होंने लगातार काम किया। धीरे धीरे हम देखते हैं वहाँ की बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसीज लेकर के आए। महिलाओं को उन्होंने, लड़कियों को उन्होंने साइकिल दी, फ्री एजुकेशन दिया, वजीफ़ा दिया, जिससे बेटियां अब जाने लगी। लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ तो महिलाएं घर से बाहर निकलने लगी, बहन बेटियां स्कूल कॉलेज जाने लगी, और फिर वहीं पर स्टार्ट हुआ सोशल जस्टिस को भी बहुत मजबूती से उभारा गया, उसको जीवंत किया गया मजबूत हाथों के द्वारा, नीतीश जी के द्वारा। और वहाँ पर महिला रिजर्वेशन भी स्टार्ट हुआ। महिलाओं को पंचायत में 50% रिजर्वेशन दिया गया और नौकरियों में
33% रिजर्वेशन। वहाँ पर हर एक कम्युनिटी को 2-2 हिस्सों में बांटा गया। पुरुष महिला तो हुआ ही, इसके साथ साथ ओबीसी को ओबीसी और ईबीसी में बांटा गया। एससी को एससी एंड ईएससी में एक्सट्रीमली शेड्यूल्ड कास्ट में बांटा गया। और इस प्रकार से देखते हैं कि जो ओबीसी एससी कम्युनिटीज़ के बीच भी जो लोग सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए थे, उन सबको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए सोशल जस्टिस का एक कह सकते हैं रिवोल्यूशनरी काम नीतीश जी के द्वारा हुआ। वुमेन एम्पावरमेंट का काम नीतीश जी के हाथों हुआ। वहाँ से इनकी जो स्टार्टिंग जर्नी है 2005 से, इन्होंने जम करके काम किया लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी पे। फिर आता है 2010 और साथियों 2010 में हम देखते हैं कि ये हालात आ गए कि जो फर्स्ट कार्यकाल रहा नीतीश जी का वह इतना शानदार रहा सभी जाति धर्मों के लोगों के लिए कि 2010 में आकर के नीतीश जी ने आरजेडी को केवल 22 सीट पे अटका दिया। उस समय आरजेडी केवल 22 सीटें प्राप्त कर पाई थी और कुल मिलाकर के जो वहाँ पर गठबंधन का आरजेडी का ग्रुप था वह केवल 25 सीट मात्र लेकर आ पाया था। और नीतीश जी को उस समय मिली थी 115 सीट 2010 के इलेक्शन में। वो दौर वो है जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार है और नीतीश जी यानी कि जेडीयू और बीजेपी गठबंधन में है। इनके साथ कुछ और भी दल गठबंधन में थे और इन सबको प्रचंड बहुमत मिलती है। फिर 2010 से 15 का जो कार्यकाल है वह बहुत शानदार इनका रहा। उसमें उन्होंने रोड पर और जॉब क्रिएशन पे बहुत फोकस किया और आगे कार्य बढ़ गया। तो इसमें देखते हैं कि जो ये नीतीश जी का जो हम बात किए चौथा मुख्य कारण आने का, जॉब डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस, यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, 2015 में फिर आते आते कुछ एनडीए में नीतीश जी और बीजेपी के बीच प्रॉब्लम क्रिएट होता है और फिर नीतीश जी वहाँ पर चले जाते हैं आरजेडी के साथ। 2015 का विधानसभा इलेक्शन नीतीश जी और आरजेडी एक साथ लड़ते हैं और फिर वो दोनों सत्ता में आते हैं। बीजेपी वहाँ पर फिर तुरंत डाउनफॉल करती है 2010 के कंपैरिजन में, बहुत नीचे आती है और नीतीश जी फिर से सीएम बनते हैं, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बनते हैं। वहाँ पर जॉब क्रिएशन, जॉब देने की बहुत ही बातें की गई थी और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने काम भी किया। लेकिन फिर 2017 में आते आते दोनों का गठबंधन टूट जाता है और नीतीश जी पुनः बीजेपी के साथ जाकर के सरकार बना लेते हैं और काम वैसे ही चलता रहता है, काम में कोई कमी नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सरकार सेम है, मंत्री बदलते हैं, सीएम सेम है, कोलिजन बदलता है, लेकिन नीतीश जी बने हुए हैं। यह एक चौथा महत्वपूर्ण कारण रहा नीतीश जी का कि वो जिसके साथ भी रहे लेकिन उन्होंने डेवलपमेंट के वर्क से, गुड गवर्नेंस से, जॉब क्रिएशन से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। महिलाएं हमेशा नीतीश जी के शासन में सुरक्षित महसूस करी। और साथियों जो अगला जो कारण है हम देखें तो पांचवा जिसको हम कारण कहेंगे वह है महागठबंधन में सीट शेयरिंग का अच्छा नहीं होना। यह तो एक कारण है ही और इसी के विपरीत एनडीए में सीटों का बहुत अच्छा बंटवारा और मैनेजमेंट, मतलब एक्सेलेंट मैनेजमेंट कह सकते हैं उसको। जो एनडीए में पहले से सीटें निर्धारित हो गई कि इतना पे ये पार्टी लड़ेगी और उसके बाद उन पार्टियों ने अपने यहाँ पूरे कह सकते हैं सोशल इंजीनियरिंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखा। टोटल जो है वहाँ पर 158 ओबीसी एससी एसटी को सीटें दी गई एनडीए के द्वारा और 85 सीट्स दी गई अपर कास्ट को, जो कि टोटल मिलाकर के बनती हैं 243। इसमें हम देखते हैं कि
दलित को 39 सीट्स दी गई है। कुर्मी कोयरी जो कि पूरा एनडीए का जो कुनबा है इनके द्वारा 37 सीट्स दी गई, इससे ज़्यादा ही होंगी। ईबीसी जो कम्युनिटी आती है उसको 29, वैश्य जो समाज है उसको 27, यादव कम्युनिटी को भी 19 सीट दी गई है। यहाँ पर मुस्लिम को 5 और आदिवासी कम्युनिटी को भी 2 सीट दी गई और यह एक बहुत अच्छा बैलेंस रहा। इसमें अगर आप देखते हैं तो जो ये हम 5वां कारण की बात कर रहे हैं, इसमें बहुत महत्वपूर्ण जो कारण है कि एनडीए का सीट शेयरिंग मतलब गुड सीट शेयरिंग एंड एक्सेलेंट मैनेजमेंट। यहाँ पर बीजेपी के जो अन्य राज्यों के भी मंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो एमपी हैं या कुछ अच्छे लीडर जो एमएलए हैं, उन सबको भी बिहार इलेक्शन में बीजेपी ने लगा रखा था। वो लोग वहाँ पर एक एक 2-2 महीने जा कर के काम किए। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और जो बिहार के पहले प्रभारी रहे, कई सालों से रह रहे थे, विनोद तावड़े जी जो महाराष्ट्र से आते हैं, उनको बीजेपी ने पहले से ही बिहार में 3 सालों से लगातार काम करने को बोल रखा था। स्पेशली वहाँ पर जो ओबीसी कम्युनिटी है उन सब का ध्यान रखने के लिए उनके बीच क्या किया जाए कि उनका वोट जो है वह बीजेपी को मिले, और ये काम विनोद तावड़े जी ने बहुत अच्छे से किया। फिर लास्ट में हम देखते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी बीजेपी की ओर से उसके प्रभारी बनते हैं, और फिर केशव प्रसाद मौर्य जी जो कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं और बीजेपी के लिए पूरे देश में एक ओबीसी का माना जाना चेहरा है, उनको वहाँ पर सह प्रभारी बनाया गया। और उन लोगों ने बहुत अच्छे से, और ये दोनों लोग ओबीसी कम्युनिटी से ही आते हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी और केशव प्रसाद मौर्य जी। और आगे बात बढ़ी, इलेक्शन के रिजल्ट आए और हमको चौंकाने वाली बातें मिली कि हम देखते हैं कि जितना एग्जिट पोल में सारे मीडिया हाउसेस बता रहे थे, उससे भी ज़्यादा सीटें एनडीए लेकर के आई। तो ये साथियों 5वां महत्वपूर्ण कारण रहा, गुड सीट शेयरिंग एंड एक्सेलेंट मैनेजमेंट ड्यूरिंग इलेक्शन। एक जो सबसे महत्वपूर्ण कारण आता है और वह है बीजेपी का हिंदुत्व पॉलिटिक्स। इसको बीजेपी बखूबी खेल रही है, या बीजेपी ने इसको लोगों के दिलों तक पहुंचाया है, और इससे बहुत सारे लोग महफूज और पॉजिटिव महसूस करते हैं। इसका नेगेटिव भी इम्पैक्ट हो सकता है, कहीं कहीं होता है, लेकिन मोस्टली तो पॉजिटिव ही इम्पैक्ट दिख रहा है। और इसमें पूरी ओबीसी भी कम्युनिटी, एससी कम्युनिटी, अपर कास्ट कम्युनिटी, सारे लोग एक साथ जुड़ जाते हैं। यूनानिमस फीलिंग आती है लोगों के अंदर, और फिर वो ऐसा ही काम होने लगता है, वो लोग एकजुट होकर के वोट करते हैं। और एक जो लास्ट महत्वपूर्ण कारण है साथियों, ये हो गया अपना 7वां कारण है, वो है वहाँ पर जो अपोजिशन के जो सबसे बड़े एक लीडर हैं वो तेजस्वी यादव जी हैं, लेकिन जो नेशनल पार्टी है जो किसके राहुल गांधी हैं, उनकी लोगों से कम्युनिकेट करने की जो क्षमता है या द वे ऑफ कम्युनिकेशन है, वह हिंदी में बहुत ही स्ट्रांग नहीं है। वो मोस्टली इंग्लिश वर्ड का यूज कर देते हैं, कई बार वो इंग्लिश में ही भाषण देते हैं। जब मीडिया हाउसेस को वो जब स्पीच देते हैं या कहीं जब वो कॉन्फ्रेंस करते हैं या जब कोई मीडिया हाउस उनसे बातचीत करने जाते हैं, तो वो इंग्लिश में बोलते हैं, जो कि पब्लिक उतना उसको आत्मसात नहीं कर पाती। तो ये साथियों महत्वपूर्ण रहे 7 कारण, जिसकी वजह से एनडीए को अपनी ओर बढ़त मिली, और यह प्रचंड बढ़त मिली और प्रचंड बहुमत फिर मिल गया, 202 सीट, जो कि 243 का 83% बनता है। तो इस प्रकार से साथियों ये जो एनडीए है वह जीत के पास से बहुत आगे निकल गया। और एक चीज़ साथियों इसमें क्या जानना है, एक जो महत्वपूर्ण मुझे लगता है एक बात क्या है कि लगातार 20 सालों से सत्ता में रहने के बावजूद नीतीश जी की इनकम्बेंसी कोई नहीं है। नीतीश जी की जो व्यक्तिगत क्लीन छवि है, एकदम साफ सुथरी छवि, और उन पर लोगों का
विश्वास, लोगों ने उन पर इतना विश्वास किया है क्योंकि उन्होंने डिलीवर किया है चीज़ों को। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो नीतीश जी हैं और इस क्लीन छवि और विश्वसनीयता में 4 महत्वपूर्ण कारण जो हैं वह नीतीश जी को बहुत स्ट्रांग कर देते हैं। उनमें यह है कि नीतीश जी पर व्यक्तिगत रूप से 20 सालों तक सत्ता में रहने के बावजूद एक भी किसी भी करप्शन के चार्जेस में इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखी है। कहीं पर भी उन पर कोई भी करप्शन का चार्ज नहीं लगा। दूसरा, 20 सालों में नीतीश जी ने अपने किसी भी रिलेटिव या परिवार को सत्ता में डायरेक्टली आने नहीं दिया है, मतलब उन्हें प्रोपोगेट नहीं किया है। चाहते तो वो अपने भाइयों को, अपने बेटे निशांत को कभी भी एमएलए बना देते या एमपी बना देते, मंत्री बना देते या बनवा देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जबकि इसके उलट जो अदर पार्टी हैं वहाँ स्पेशली आरजेडी, इन पर करप्शन के बहुत सारे चार्जेस, परिवारवाद तो पूरा कंप्लीटली है ही, लेकिन नीतीश जी के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। और एक महत्वपूर्ण कारण कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई ऐसा भी उन्होंने बिल्कुल मेंटेन करा है। यानी कि कोई भी कम्युनल चार्जेज या कम्युनल चीज़ें वहाँ पर नहीं हुई, जातिगत हिंसे नहीं हुए, कम्युनिटी को लेकर के कोई, यानी कि हिंदू मुस्लिम को भी लेकर के कोई भी दंगे नहीं हुए। और सबसे महत्वपूर्ण कि वहाँ पर जिस कम्युनिटी से नीतीश जी आते हैं, कुर्मी कम्युनिटी से, उस कम्युनिटी को उन्होंने कभी भी कह सकते हैं कि उदंड नहीं होने दिया। उनकी संख्या बहुत कम होने के बावजूद भी उन्होंने बिहार में 20 साल तक कंटिन्यूअस शासन किए और अब 10वीं बार चीफ मिनिस्टर का वो शपथ लेने जा रहे हैं कल। लेकिन उन्होंने कुर्मी के साथ साथ कोयरी को अपना कोर वोटर बैंक हमेशा से बना के रखा। महिलाओं, हर एक कम्युनिटी की उनकी कोर वोटर बैंक बनी रही और एससी कम्युनिटी को भी उन्होंने भरोसा दिलाया और उनके कोर वोटर बैंक बने रहे। इवन आरजेडी एमवाई का समीकरण बनाती है, लेकिन बहुत सारे इलाकों में, बहुत सारे विधानसभाओं में, लोकसभाओं में मुस्लिम कम्युनिटी ने नीतीश जी को हमेशा से साथ दिया। और एक चीज़ नीतीश जी की कि उन्होंने कभी भी किसी भी कारपोरेट घराने से, किसी भी बड़े कह सकते हैं कि कैपिटलिज्म को उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने हमेशा सोशलिज्म को सपोर्ट करते रहे। तो कुल मिलाकर हम ये देखते हैं कि ये महत्वपूर्ण जो 7 कारण रहे, जिसमें महिलाओं को 10,000, 125 यूनिट बिजली, और जो पेंशन स्कीम है वो, लॉ ऑर्डर एंड गुड गवर्नेंस, वहाँ पर हम देखते हैं जॉब क्रिएशन, डेवलपमेंट, ये जो चौथा कारण रहा। वहाँ पर 5वां कारण हमेशा रहा कि जो बीजेपी है, यानी कि पूरे एनडीए का गुड सीट शेयरिंग एंड एक्सेलेंट मैनेजमेंट, एंड 6वां कारण रहा कि महागठबंधन में जो सीट शेयरिंग को लेकर बहुत सारी दिक्कतें आईं और ऊपर से राहुल गांधी जी का बहुत अच्छा वोकल नहीं होना, उसको लेकर के ऊपर से एक पूरा लीडरशिप में लगता है कि केवल और केवल तेजस्वी यादव ही हैं, तो वह केवल एक कास्ट का जो है वहाँ पर फैक्टर आता है, मुस्लिम साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन और सारी जातियों के लोग बहुत अपने आप को एसोसिएट नहीं कर पाए महागठबंधन से। एंड जंगल राज का डर, ये 7 महत्वपूर्ण कारण रहे। और महत्वपूर्ण इन सब से ऊपर उठकर जो 8वां को कारण कहिए, या मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि नीतीश जी की कंप्लीटली क्लीन छवि और उन पर लोगों की विश्वसनीयता। और राजनीति में एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, वो है परसेप्शन। परसेप्शन से ही राजनीति चलती है दोस्तों। और जो परसेप्शन बना ना, मीडिया ने भी परसेप्शन जो भी जैसे भी बनाया, मीडिया मैनेजमेंट भी एनडीए का बहुत स्ट्रांग रहा है भी, कि नीतीश नहीं तो कौन। यह अंदर ही अंदर लोग सोचते थे कि अगर नीतीश जी नहीं होंगे तो क्या होगा। नीतीश जी की छवि ऐसी है कि बिहार में एक भी व्यक्ति आपको नीतीश जी को गाली देता हुआ नहीं दिखेगा। नाराज लोग हो सकते हैं,
लेकिन नीतीश जी को गाली नहीं दे सकते, नीतीश जी की कम्युनिटी को गाली नहीं दे सकते। यह नीतीश जी ने श्योर किया है 20 सालों में। तो ये साथियों महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से एनडीए को प्रचंड बहुमत मिली। ऊपर से इसके साथ साथ वहाँ की लोकल लीडरशिप में सम्राट चौधरी जी का बहुत ओकल होना, हिंदुत्व के पॉलिटिक्स को लेकर के जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं, और डिप्टी सीएम का भी उनका रहना, जो कि पूरा एक कम्युनिटी बनती है कुर्मी कोयरी की, इसमें जो है लगभग जिनका 15-16% वोट बन जाता है। इसके साथ साथ और भी कुछ जातियाँ आती हैं जो उसी से एसोसिएट करती हैं, कुल मिलाकर 20-22% ये वोट सुरक्षित हो जाता है उनका। और बीजेपी पूरा जब एसोसिएट करती है तो पूरा अपर कास्ट का भी उन्हें वोट मिल जाता है, तो इनका 35% वोट ऐसे ही फिक्स हो जाता है। फिर जो है कुछ SC ST और महिलाएं तो बियॉन्ड कास्ट सब उनको सपोर्ट करती हैं, तो ऑलमोस्ट जो है 50% वोट से ज़्यादा 60-70% वोट एनडीए के पक्ष में पड़ जाता है। अब साथियों हम जानते हैं कि इसमें जो आया है रिजल्ट, कल होने वाला है उसका गठन सरकार का। क्या नीतीश जी को बीजेपी बाईपास कर सकती है? ऐसा लगता नहीं है साथियों, यह संभव ही नहीं है। इसके दो कारण हैं। एक तो नीतीश जी के नाम पर ये चीज़ें आई हैं, और नीतीश जी बहुत पक्के खिलाड़ी हैं राजनीति के। सेंटर में नीतीश जी ने बीजेपी की एक टांग भी पकड़ी हुई है कि अगर इधर कुछ भी किए तो उधर हम खेला कर देंगे, तो वो होता हुआ नहीं दिख रहा है। और नीतीश जी की जो छवि है उसके लिए अभी बीजेपी को बहुत अपना लीडर लाने में समय लगेगा। लीडर उनके पास बहुत हैं, लेकिन नीतीश जी ने जो बनाया है वह बहुत ही समय देकर काम करके बनाया है। बीजेपी अन्य राज्यों में बहुत जगह अच्छे काम कर रही है, लेकिन बिहार का जो पूरा सोशल स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से नीतीश जी बेस्ट सूटेड हैं अभी तक। तो ऐसा नहीं लगता कि जब तक नीतीश जी रहेंगे तब तक कोई और आ पाएगा। इसी पर नीतीश जी एक बात कहते हैं, वो कहते हैं ये बिहार है बाबू, इसे इतना आसान नहीं है समझना। हर बार जब आप सोचते हैं कि आप बिहार को समझ गए हैं तो बिहार आपको झटका देता है और आपको नए सिरे से समझने के लिए मजबूर करता है कि आप फिर से बिहार को समझिए। तो इस बात को नीतीश जी ने प्रूफ किया है, बिहारी बंधुओं ने प्रूफ किया है कि बिहार को इतना आसान नहीं। इसका अब सोशल और जो नेशनल पॉलिटिक्स है उस पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है, इस चीज़ को हम थोड़ा जान लेते हैं। तो इसमें साथियों जो वुमेन फैक्टर है ना, यह बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले समय में। हर एक पार्टियां, जैसे लाडली बहन योजना बीजेपी की एनडीए शासित राज्यों में लगभग सब जगह ये चल रही है, तो महिलाओं को सेंटर में रखते हुए हर एक पार्टी अब कुछ ना कुछ उनको पैसे देगी, वोट लेगी, ऐसा प्रतीत होता है। दूसरा ये है कि 2024 के इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन में मोदी जी की ब्रांडिंग थोड़ा कम हो गई थी। ऐसा लगता है कि क्या मोदी जी डाउनफॉल पे जा रहे थे, जिग जैग बन रहा था। तो वो जो मोदी वेव है या मोदी ब्रांड मोदी है वो रिवाइव हो गया है, रीन्यू फिर से हो गया है, ऐसा लगता है। क्योंकि बिहार में मोदी इज आल्सो वेरी बिग फैक्टर, नॉट ओनली बिहार बट द होल इंडिया। पैन इंडिया लीडर इज मोदी जी, ठीक है। वह जो है बहुत संकट मोचक की तरह हर जगह आने लगेंगे फिर से। और जो कोलिजन पॉलिटिक्स है इसको अब बीजेपी भी थोड़ा और तवज्जो देगी, गठबंधन की राजनीति को। और राहुल गांधी को फिर से सोचना पड़ेगा, कांग्रेस को फिर से सोचना पड़ेगा, पूरा विपक्ष को फिर से सोचना पड़ेगा कि जो हम चौकीदार चोर, वोट चोर की जो हम नारे लगाते हैं चोर चोर की, क्या यह कारगर सिद्ध हो रहा है, नहीं हो रहा है, इस पर विचार करना होगा। और इसके साथ साथ जो कांग्रेस का रीजनल पार्टी से अलायंस है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। रीजनल पार्टियां ये देख रही हैं कि कांग्रेस से अलायंस होने के बावजूद कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, बल्कि उनका नुकसान ही हो जा रहा है। बिहार में 61 सीटों पर कांग्रेस इलेक्शन लड़ी, लेकिन जीती है मात्र 6,
10% का भी स्ट्राइक रेट नहीं है। तो इससे दिक्कत तो होने वाली है आने वाले समय में कांग्रेस को। इसके साथ साथ जो SIR का जो मुद्दा है वह अब तुल पकड़ेगा, हर एक राज्य में होगा, इलेक्शन कमीशन करवाएगा और वो ज़रूरी भी है। उसको अगर आप ईमानदारी से इलेक्शन कमीशन करें तो वो अच्छी चीज़ है, उससे होना चाहिए। आगे हम किसी दिन एक वीडियो SIR पर पूरा बनाएंगे, जो शॉर्ट वीडियो ही होगा लेकिन अच्छे से उसके बारे में जानेंगे। और एक इम्पैक्ट ये होने वाला है, ये 5वां इम्पैक्ट है कि जाति धर्म से ऊपर उठकर, कह सकते हैं ना, युवाओं पर, महिलाओं पर, रोजगार पर, डेवलपमेंट पर, सोशल हार्मनी को ध्यान रखते हुए भी इलेक्शन जीते जा सकते हैं। आप रियल में बिहार में देखेंगे तो किसी भी पार्टी ने जाति धर्म की राजनीति नहीं की। सब लोगों ने कुछ न कुछ डेवलपमेंट के काम किए। पहला इलेक्शन ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है जिसमें कि कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, कोई कास्ट फैक्टर नहीं, लोगों ने अपने अपने लोगों को, अपने अपने चॉइस के पार्टी को या कैंडिडेट को जो वोट किया वह बहुत महत्वपूर्ण रहा। और मुझे लगता है कि इसमें 3 महत्वपूर्ण लोग रहे जो NDA की ओर से सबसे महत्वपूर्ण, नीतीश कुमार जी, और नेशनल लीडरशिप से BJP की ओर से नरेंद्र मोदी जी, और फिर BJP की ओर से सम्राट चौधरी जी। तो इस प्रकार से जो गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है उसमें सम्राट चौधरी जी का भी डिप्टी CM बनना लगभग तय माना जा रहा है और वो बनेंगे ही, क्योंकि आज ही उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी वहाँ पर पर्यवेक्षक बन करके गए हैं विधायक दल का नेता चुनने के लिए BJP का, और वहाँ पर सम्राट चौधरी जी को यूनानिमसली यानी कि एक मत से BJP विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। तो कल जो शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है गांधी मैदान में, वहाँ पर वह डिप्टी CM के पद पर शपथ लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो इस प्रकार से साथियों हम पूरा देखते हैं कि ये जो हमारे 7 महत्वपूर्ण फैक्टर रहे NDA को सत्ता में आने का, और 5 महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जो कि नेशनल पॉलिटिक्स पर क्या असर डालेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हमने बातचीत की है। अगर आपको भी कुछ लगता है, आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा है? अच्छा, एक सवाल मैं आपको जाते जाते छोड़ जा रहा हूं, उस पर विचार कीजिएगा कि नीतीश जी जिस दिन नहीं होंगे उस दिन नीतीश जी को बिहार में लोग कैसे याद करेंगे, और नीतीश जी के बिना 21वीं सेंचुरी की जो पॉलिटिक्स है बिहार की, क्या वह संभव है? नीतीश जी ऐसा प्रतीत होता है कि एक ऐसे मैजिकल लीडर हैं जिनको आप कितनी बार भी पढ़िए लेकिन लगता है कि अभी कुछ पन्ना अधूरा ही रह गया। तो नीतीश जी का एक फैक्टर, और आज के समय में नरेंद्र मोदी का एक नेशनल पॉलिटिक्स में फैक्टर, ये जो कुछ भी अच्छे बुरे काम कर रहे हों लेकिन जनता में इनकी बहुत पकड़ है, इनको हरा पाना, इग्नोर कर पाना अभी दौर में मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा लग रहा है। उसके लिए बहुत काम करने की ज़रूरत है विपक्ष को, और विपक्ष को एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। जनता का दिल जीतना होगा, केवल बातों से नहीं होगा, ठीक है। और बिहार में एक फैक्टर और आया प्रशांत किशोर का, जन स्वराज की पार्टी जो उन्होंने बनाई, उस पर हम किसी और वीडियो में बातचीत करेंगे। उन्होंने भी कहीं NDA को तो कहीं महागठबंधन को चोट पहुंचाया, जिस पर हम कभी और बातचीत करेंगे। ठीक है साथियों, आप इस जरूर बात को ध्यान दीजिएगा कि क्या बिहार में नीतीश जी के बारे में क्या परसेप्शन है, नीतीश जी के बिना बिहार की राजनीति कैसे संभव है, नीतीश जी जब नहीं होंगे तो नीतीश जी को लोग बिहार के कैसे याद करेंगे, और इसके साथ साथ नेशनल पॉलिटिक्स में नीतीश जी का क्या रोल है और मोदी जी उनको कैसा सीरियसली लेते हैं। नीतीश मोदी की जोड़ी ने बिहार में तो कमाल कर ही दिया है। आने वाले दिनों में देखते हैं कि ये जोड़ी कितना शानदार तरीके से काम करती है, और कल आने वाली जो सरकार का गठन हो रहा है उसको हमारी ओर से शुभकामनाएं हैं, और विपक्ष को भी शुभकामनाएं हैं कि वह मजबूती के साथ लड़े, क्योंकि लोकतंत्र तभी जिंदा है, लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा जितना विपक्ष मजबूत रहेगा। विपक्ष का भी मजबूत होना उतना ही आवश्यक है। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।